स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। काठमांडू घोषणा पत्र के साथ चौथे बिम्स्टेक सम्मेलन का समापन। व्यापार, पर्यटन और संपर्क बढ़ाने पर जोर। सदस्य देशों के बीच बिजली की खरीद बिक्री के लिए ग्रिड जोड़ने के करार पर हस्ताक्षर। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में भारत के सहयोग से निर्मित धर्मशाला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। सितंबर के पहले हफ्ते में बैंकों में नहीं है 6 दिन की छुट्टी। सोशल मीडिया में फैली अफवाहों को सरकार ने बताया गलत। वित्त मंत्रालय ने कहा आम दिनों की तरह ही काम करेंगे बैंक। सभी राज्यों में पूरी तरह से काम कर रहे हैं एटीएम। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा और सीनियर सेकेंडरी स्तर परीक्षा 2017 के नतीजों पर लगाई रोक। कहा कदाचार से लाभान्वित लोगों को सेवा में शामिल होने की नहीं दी जा सकती अनुमति। भर्ती प्रणाली और एसएससी परीक्षा पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनी जाएंगी याचिकाएं। स्थानीय निकाय चुनाव की वजह से केंद्र और राज्य सरकार ने की सुनवाई टालने की मांग। कहा बहस होने से कानून व्यवस्था पर पड़ सकता है असर। और 18वें एशियाई खेलों में महिला हॉकी के फाइनल में भारत और जापान की भिड़ंत आज। 36 साल बाद स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। मलेशिया को हराकर फाइनल में पहुंची भारतीय महिला स्क्वैश टीम। और बुलेटिन की शुरुआत बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों के साथ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में चल रहे 2 दिन के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आज समापन हो गया। समापन सत्र में काठमांडू घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें खासतौर पर भविष्य के सहयोग की रूपरेखा है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच आज सदस्य बिजली ग्रिड को जोड़ने के समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। इससे सदस्य देश आपस में बिजली की खरीद बिक्री कर सकेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बिम्स्टेक के सदस्य देशों के नेता मौजूद थे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि बिम्स्टेक देशों ने संगठन में नई जान फूंकने और व्यापार, कनेक्टिविटी, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। Enhancing connectivity, fostering trade and investment, promoting cooperation and energy and tourism. On energy and tourism are among the key decisions taken to achieve this goal. Our commitment to eradicating poverty needs to be translated into action. We have also agreed to enhance the capacity of the Secretariat to fulfill its responsibilities. I believe our commitment to streamlining the existing areas of cooperation will result in better outcome of our collective efforts. वहीं श्रीलंका को संगठन की अगली अध्यक्षता सौंपी गई। अगली बार शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका करेगा। I wish to thank all member states for the trust and confidence placed in Sri Lanka. I wish to congratulate Nepal for hosting a very successful 4th BIMSTEC summit and for the warm hospitality afforded to all of us. Sri Lanka looks forward to implementing the ambitious agenda this summit has set for us. I look forward to welcoming all of you to Sri Lanka. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिम्स्टेक के सदस्य देशों के नेता रिट्रीट सेरेमनी में शामिल हुए। वहीं सुबह सदस्य देशों के नेता एक जगह पर मिले और ग्रुप फोटो कार्यक्रम में भी शामिल हुए। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे अपने विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन का, जो इस समय हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, घोषणा पत्र जारी हो गया है।
इस बार ऐसे कौन से खास पहलू हैं जिन पर प्रगति हुई है और भविष्य के सहयोग की रूपरेखा किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए प्रीति, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिम्स्टेक के देशों के बीच में अभी तक चार्टर को नहीं बना था। तो एक तरह से जो चौथा शिखर सम्मेलन का डिक्लेरेशन है वो एक तरीके से चार्टर का प्रारूप है और इसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो 18 पॉइंट का डिक्लेरेशन है जिसमें कि कुछ प्रतिज्ञाएं हैं और उसके अलावा 23 पॉइंट ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में सहयोग की बातें हैं। जो इसमें सबसे खास बात यह है कि आतंकवाद को माना गया है कि इस इलाके की प्रगति में बाधक है और सभी देशों ने संयुक्त रूप से स्वीकार किया है कि आतंकवाद के सभी रूपों और उसके सभी तरह के परिणामों को खारिज किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ सहयोग करेंगे। तो यह एक जेलिंग फैक्टर, एक बड़ा जेलिंग फैक्टर निकल के आ रहा है प्रीति। दूसरी जो एक इस बात पे सहयोग बनी कि बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड की रचना की जाए और उसकी क्या संभावनाएं बन सकती है, उसका किस तरीके से संगठन बनाया जा सकता है, किस तरीके से उसमें पैसे डाले जा सकते हैं, इस पर काफ़ी चर्चा हुई और इस पर आगे भी चर्चा होगी ताकि बिम्स्टेक के देशों को अगर विकास के लिए पैसे चाहिए तो प्राथमिक ज़रूरत बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड से हो सकता है। जैसे कि आपको याद होगा कि ब्रिक्स ने एक अलग से अपना फंड, ब्रिक्स डेवलपमेंट फंड, जो जिसे न्यू डेवलपमेंट फंड कहते हैं। तो बिम्स्टेक के देशों के बीच में ये जो 3 बातें हैं। इसके अलावा जो चौथी बात जो मुझे दिखाई पड़ रही कि बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज है सारे नेताओं का और उसके अलावा भावनात्मक तौर पे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं उसमें 2 नए सदस्य हैं जो पहले सार्क में नहीं थे और जो पुराने सार्क के सदस्य हैं। तो सार्क के सदस्य और नए सदस्य जो गैर सार्क सदस्य हैं, जो आसियान के सदस्य हैं, इन दोनों तरह के समूहों के सदस्य अगर आए और उनके बीच में भावनात्मक एक कड़ी बनती है तो मैं देख रहा था विजुअल्स में, उसमें भी साफ साफ जलता है कि उधर से भी एक इच्छा है कि सार्क के इन देशों के साथ जुड़ा जाए और ख़ास तौर पे चूँकि भारत उसका एक केंद्र बिंदु है और भारत का एक बड़ा बाजार है, इसलिए थाईलैंड और म्यांमार की भी इच्छा है कि इससे जुड़ें। और उसके अलावा जिसकी आपने चर्चा की कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने की बात है, तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एक ऐसा चीज़ होता है कि जब आप ज़मीन के अलावा जब तार के साथ भी जुड़ जाते हैं तो तार में बिजली हमेशा बहती रहती है और अगर यह इस तरह की बिजली बहेगी तो निश्चित तौर पे संबंध और संपर्क और ज़्यादा बढ़ेंगे और भावनात्मक रूप से भी जनता के बीच में भी संबंध बढ़ेंगे कि ये बिजली कहाँ से आ रही है। और एक खास जो बात और रही कि माउंटेन इकोनॉमी की बात की गई इसमें और एक ब्लू इकोनॉमी की बात की गई। तो ब्लू इकोनॉमी वाले देशों में आप समझ सकते हैं कि एक तो बांग्लादेश एक बड़ा ब्लू इकोनॉमी वाला देश है, दूसरा थाईलैंड एक बड़ा ब्लू इकोनॉमी वाला देश है, खुद भारत ब्लू इकोनॉमी वाला देश है जिसके पास समुद्र की काफ़ी बड़ी सीमा है। लेकिन म्यांमार उसके अलावा भूटान और नेपाल माउंटेन इकोनॉमी वाले देश हैं। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करना एक बहुत ही अचीवमेंट की बात है और जितनी भी बातें हो रही हैं ये बातें हो रही हैं सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, विकास की गति को कैसे तेज की जाए। तो एक बहुत ही सकारात्मक अगर कहे कि उपलब्धि के मामले में एक बहुत ही सकारात्मक पहल है और बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। जो हमारा पिछला अनुभव रहा है सार्क के मामले में कि कहीं ना कहीं जाकर चीज़ें गतिरोध में फंस जाती थी, वो गतिरोध इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि एक जिस तरीके से एक्सपर्ट अभी तक बोल रहे थे कि सब रीजनल ग्रुपिंग बन रही है, सब रीजनल नहीं बल्कि एक रीजनल ग्रुपिंग के रूप में इन लोगों ने असर्ट किया है और डिक्लेरेशन में भी इस बात की चर्चा की है कि हम एक रीजनल ग्रुपिंग है जो क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे से सहयोग करेंगे। तो एक बहुत बड़ा पहल, बहुत बड़ी पहल ली है इन सभी देशों ने और मुझे लगता है कि भारत की तरफ से भी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और इन देशों के अंदर भी जो विकास की भूख है, विकास की जो इच्छा है वह भी इस संगठन के बढ़ने से होगी। क्योंकि आमतौर पर ये सारे देश जो हैं कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शिकार रहे हैं, लेकिन अभी के दिनों में आप देख रहे हैं कि इन सभी देशों के अंदर एक तरीके से आगे बढ़ने की, प्रॉस्पेरिटी की इच्छा बढ़ी है। कई देश काफ़ी पिछड़े हुए हैं तो उसमें उनमें भी आगे बढ़ने की इच्छा है और वे सारे चाहते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग के माध्यम से हम आगे बढ़ें। और बिल्कुल अखिलेश, कहीं ना कहीं सभी देश जितने भी सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के वो ये भी समझते हैं कि कोई भी देश अकेले चाहे विकास हो, शांति हो, समृद्धि हो, अकेले हासिल नहीं कर सकता। इसलिए आपसी सहयोग जितना ज़्यादा बढ़ाया जाए उतना अच्छा है और कहीं ना कहीं ये इस डिक्लेरेशन के जरिए भी समझ में आ रहा है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए आपका। और इससे पहले गुरुवार को उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के सदस्य देशों से विकास के लिए क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील की। काठमांडू में बिम्स्टेक के चौथे शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक को केंद्र में रखते हुए क्षेत्रीय विकास का ताना बाना बुनने पर जोर दिया। उन्होंने सदस्य देशों को आतंकवाद, सीमा पार अपराध और मादक द्रव्यों के खिलाफ भी सदस्य देशों को एकजुट होने की सलाह दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को काठमांडू में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए सड़क, व्यापार, डिजिटल और जनता के बीच जुड़ाव को स्थापित करने की अपील की। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अवसर है कनेक्टिविटी का, ट्रेड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। सभी आयामों पर हमें काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से बिम्स्टेक के सदस्य देशों की सेना के बीच भी संपर्क स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की, जिसके तहत अगले साल इस समूह के सेनाध्यक्षों के बीच बातचीत और संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रस्तावित है। क्षेत्रीय इंटीग्रेशन तथा आर्थिक प्रगति और समुद्र के लिए हमारे इन साझा प्रयासों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हमारे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का वातावरण हो। प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों को आतंकवाद, सीमा पार अपराध और तस्करी के खिलाफ भी एकजुट होने की सलाह दी। उन्होंने बिम्स्टेक देशों के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय समेत अन्य संस्थानों में छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी की। उन्होंने 2020 में भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने को आमंत्रित किया। अगस्त 2020 में भारत इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। मैं सभी बिम्स्टेक सदस्य देशों को इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भागीदारी का निमंत्रण देता हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी बिम्स्टेक से काफी उत्साहित रहे। उन्होंने आतंकवाद के हर रूपों की आलोचना की और व्यापार के मामले में सदस्य देशों को सहयोग करने का आग्रह किया। In defeating terrorism in all its forms and manifestations, we must combat all other transnational organized crimes through an enhanced level of cooperation and coordinated efforts. बिम्स्टेक का यह चौथा शिखर सम्मेलन भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों के लिए काफी अहम है। खासकर सार्क के आगे नहीं बढ़ पाने से इन देशों की एक दूसरे से जुड़ी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बिम्स्टेक इस मामले में सहयोग को आगे बढ़ा सकता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बिम्स्टेक देशों के लिए कई पहलों का ऐलान भी किया। I would like to highlight a number of important initiatives the Prime Minister announced. Among these is the BIMSTEC Startup Summit, which we hope to do towards the end of this year. We are also doing an Indian Mobile Congress in 2018 in October, and in the margins of that we will do a BIMSTEC ministerial conclave on this issue. An entirely new proposal the Prime Minister made was to have a hackathon focused on the youth, focused on interlinking universities of the BIMSTEC countries with the subject of the blue economy, which is a common subject for the Bay of Bengal region. There is already a BIMSTEC military exercise and army chiefs conclave which will be held in Pune in September, but we are also going to do the second disaster management exercise. And a number of other initiatives were also announced in terms of scholarships by the Prime Minister. 30 annual scholarships at Nalanda University, 12 research fellowships for advanced medicine at JIPMER in Puducherry, 100 ITEC, that is Indian Technical and Economic Cooperation Program slots in various areas of expertise, including tourism, renewable energy, environment and disaster management, and also a special course for diplomats of BIMSTEC countries at the Foreign Service Institute in Delhi. And last but not least, of course, because gender equality and gender issues are important, the Prime Minister proposed a BIMSTEC women's parliamentarian forum or a women's parliamentary forum. बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काठमांडू में थाईलैंड की प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की और इसे मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने पर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भूटान की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार दासो शेरिंग वांगचुक से भी हुई। दोनों नेताओं ने संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कल श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी जाएंगे। यहां वो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ करीब 400 बिस्तरों वाली धर्मशाला का उद्घाटन करेंगे। इसका नाम नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला है। धर्मशाला का निर्माण भारत के सहयोग से हुआ है। इसके निर्माण में करीब 2 साल लगे हैं। धर्मशाला में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। भारत से हर साल लाखों श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। जो धर्मशाला है अभी भारत सरकार के सहयोग द्वारा पशुपति क्षेत्र में अभी निर्माण हुआ है और इसमें 398 बेड्स हैं, 82 रूम्स हैं और खाने के लिए, लॉन्ड्री के लिए जो सारी जो भक्तजनों की सुविधा के हेतु जो चाहिए वो सारी उपलब्धता है। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के हाथों मतलब संयुक्त रूप से इसका समुद्घाटन होना है। उसके लिए हमने अपनी जो यहाँ का मतलब जो उद्घाटन के बाद फिर औपचारिक कार्यक्रम होगा, उसमें दोनों प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। कुछ और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। बैंकों में सितंबर के पहले सप्ताह में सामान्य कामकाज होगा। दरअसल सोशल मीडिया में ये अफवाह चल रही थी कि सितंबर के पहले सप्ताह में बैंक 6 दिन बंद रहेंगे। इसे लेकर लोगों में घबराहट थी। बैंक सिर्फ रविवार और दूसरे शनिवार को बंद रहेंगे। वहीं 3 सितंबर को देश भर की कुछ खास राज्यों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन भी एटीएम 24 घंटे काम करेंगे और ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन भी सामान्य रूप से होगा। बैंकों को सलाह दी गई है कि वो एटीएम में पर्याप्त नकदी रखें। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। अब तक 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। ये संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 60% ज्यादा है। गुरुवार को 20 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। आज ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। 31 अगस्त के बाद भी आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 5,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। जुर्माने की रकम आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी पर आधारित होगी। हालांकि केरल में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर रखी गई है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी अनुच्छेद 35A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की दलीलों के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। केंद्र और जम्मू कश्मीर ने कोर्ट को बताया कि राज्य में जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। अगर सुनवाई जारी रही तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। केंद्र ने कहा कि अनुच्छेद 35A पर किसी तरह की चर्चा या बहस का सीधा संबंध कानून और व्यवस्था से है। वहीं राज्य सरकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। चुनाव की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होगी और दिसंबर तक जारी रहेगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए और फिर अनुच्छेद 35A पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और कंबाइंड सीनियर सेकेंडरी लेवल की 2017 की परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में पूरे SSC और परीक्षा तंत्र में खामियां नजर आ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहता कि SSC में कदाचार से लाभान्वित होने वाले लोग नौकरी पाएं। IRCTC मामले में आज दिल्ली की एक अदालत ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को जमानत दे दी। दोनों को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की सिक्योरिटी पर जमानत दी है। लालू प्रसाद को भी इस मामले में कोर्ट में पेश होना था, लेकिन रांची की जेल में बंद होने के कारण वो पेश नहीं हो सके। कोर्ट ने लालू प्रसाद के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। सीबीआई ने 16 अप्रैल को इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। ये मामला रेलवे के रांची और पुरी के होटलों को लीज पर देने से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर होटलों को लीज पर दिया गया। सीबीआई ने पिछले साल इस मामले में FIR दर्ज की थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नियमित तौर पर किसानों के बीच जाकर चर्चा करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बीदर में कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती की लागत, कीमत में कमी,
नए प्रयोगों और कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के जरिए किसानों की आमदनी दुगनी करने के लक्ष्य को पाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान खेती के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय अगर अपनाते हैं तो आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही मौसम से होने वाले नुकसान की भरपाई भी हो सकती है। इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मैं चाहता हूं ग्रामीण इलाका से जो बच्चे लोग आ रहे वो सब लोग अपना डिग्री के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी, पीएचडी के बाद भी सेवा करते समय गांव को, किसानों को और ग्रामीण विकास को, पशुपालन को हमेशा प्राधान्यता देना चाहिए। विधि आयोग ने देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। आयोग ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में कहा कि देश में लगातार चुनाव प्रक्रिया से बचने का एकमात्र तरीका यही है। हालांकि आयोग ने कहा है कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते और इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। आयोग ने दोनों चुनाव एक साथ कराने के लिए कानून में जरूरी संशोधन का सुझाव भी दिया है। आयोग ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के लिए सदन की अवधि और सत्र बुलाने से जुड़े अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा। आयोग ने कहा कि एक साथ चुनाव से सरकारी धन कम खर्च होगा, प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा और सरकार की नीतियों पर बेहतर अमल हो सकेगा। आयोग ने इस मसले पर राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया था और फिर रिपोर्ट तैयार की है। आयोग ने इसे अहम मसला बताते हुए और विचार की जरूरत बताई है। बात बारिश और बाढ़ से जुड़ी खबरों की। चीन ने सांगपो नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर भारत को सतर्क किया है, क्योंकि इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। ये जानकारी अरुणाचल प्रदेश के सांसद निनोंग एरिंग ने दी है। जल संसाधन मंत्रालय की माने तो सांगपो नदी इतनी उफान पर है कि इसने पिछले 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक चीन सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में बाढ़ आने की आशंका जताई है। इसके बाद लोगों को आगाह किया गया है। चीन में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चीन सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में 9020 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में सियांग नदी में जलस्तर बढ़ गया है। जिले के कमिश्नर ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों को सियांग नदी में ना जाने की चेतावनी दी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने की आशंका के मद्देनजर असम में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश जारी रह सकती है। कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका भी है। शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश जारी रहेगी। वहीं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में कम बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मानसून कमजोर पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट जारी है। शुक्रवार को बाजार खुलते ही रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 71 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया। हालांकि बाद में कुछ सुधार हुआ और कल के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट के साथ ये 70 रुपए 95 पैसे प्रति डॉलर हो गया। महीने के अंत में बढ़ी डॉलर की मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर रुपए पर पड़ रहा है। गुरुवार को रुपया 15 पैसे गिरकर 70.74 पर बंद हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के विभिन्न आयामों पर बातचीत गुरुवार को लाहौर में पूरी हो गई। वार्ता की समाप्ति के बाद कोई बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि पीटीआई ने पाकिस्तान के एक अधिकारी के हवाले से खबर दी कि भारत ने चेनाब नदी पर 2 पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इनमें 1000 मेगावाट का पकलदुल और 48 मेगावाट का लोअर कालनाल प्रोजेक्ट शामिल है। अधिकारी के मुताबिक भारत ने इन दोनों परियोजनाओं पर काम जारी रखने का संकेत दिया है। भारत के रुख के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि उसके पास तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय में ले जाएगा। वार्ता में भारत की तरफ से सिंधु जल आयुक्त पी.के. सक्सेना के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। और अब खबरें एशिया खेलों से जुड़ी हुई है।
भारत 18वें एशियाई खेलों के महिला हॉकी के फाइनल में जापान के खिलाफ मैदान में उतरेगा। भारत की कोशिश एशियाई खेलों में 36 साल बाद स्वर्ण जीतने की होगी। दुनिया के 9वें नंबर की भारतीय महिला हॉकी टीम एशियन खेलों में 20 साल बाद फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने बुधवार को चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में 1-0 से जीत दर्ज की थी। भारतीय महिला टीम ने अंतिम बार फाइनल में 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों में जगह बनाई थी। भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्णन को 75 किलोग्राम वर्ग मुकाबले में कांस्य पदक मिलेगा। विकास को बाई पलक पर चोट लगने की वजह से सेमीफाइनल खेलने से अयोग्य करार दिया गया है। लगातार 3 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज वो बन गए हैं। वहीं मुक्केबाज अमित 49 किलोग्राम वर्ग मुकाबले में चुनौती पेश करेंगे। स्क्वैश में भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय स्क्वैश महिला टीम ने मलेशिया को हराया। उधर पुरुष टीम का भी स्क्वैश में आज सेमीफाइनल मुकाबला होगा। एक नजर एशियाई खेलों की पदक तालिका की मौजूदा स्थिति पर। वहीं क्रिकेट की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। खेल के पहले दिन इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को पहली पारी में 246 रनों पर समेट दिया। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 78 रन सैम करन ने बनाए और मोइन अली ने 40 रन बनाए। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और आर अश्विन ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके बाद भारत ने पहली पारी में पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट गंवाए 19 रन बना लिए हैं। शिखर धवन और केएल राहुल क्रीज पर हैं। इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।